सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सुमोद साइंस। और जैसे कि हमारी सीरीज़ चल रही है क्लास 12 सीबीएसई के फिजिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करने की। अब देखिए, इसी पेपर से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि सीबीएसई के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं जिन पे आपको फोकस करना चाहिए। क्योंकि मैं जानती हूँ कोर्स बहुत ज़्यादा है, तो आपको लास्ट मोमेंट पे ये रहता है कि आखिरकार क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। तो जब आप पेपर सॉल्व करते हो उस दौरान आपको आइडिया लग जाता है कि हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इस पे हम ज़्यादा फोकस करके जाएंगे तो हाँ, हमारा पेपर जो है वो अच्छा जाएगा। ठीक है, तो इसी से मैं आपको अपने तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगी, तो आपको बहुत मज़ा भी आएगा और आपको बहुत आसान लगने लगेगा धीरे धीरे। यकीनन अगर आप इस वीडियो पर आए हैं तो बने रहिए। आपको यहाँ पर फिज़िक्स मैं कोशिश करूँगी आपके लिए इतनी आसान लगे आपको कि आप जब पेपर के दौरान जाएँ तो जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए चीज़ें जो हो हेल्पफुल हो। ठीक है, तो इस पर रुके रहिएगा क्योंकि इससे पहला पार्ट मैंने आपको जो है वो करा दिया है। सेक्शन 1 to 6 तक नहीं है तो आप इसी चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। इसी में मैं सारे डालूंगी। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लें ताकि जब नई वीडियो आए तो आप अभी हम लोग ने डालना शुरू किया है तो आप लगातार करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हैक्टिक भी नहीं होगा और चीज़ें आपके लिए आसान बनेंगी। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम लोग। चलिए, आज जो क्वेश्चन हमें करने हैं वो 5 तक हो, 5 to 6 हो गया था ये वाले क्वेश्चन। ठीक है, अब 7 क्वेश्चन की बात आती है। ठीक, 7 क्वेश्चन जो आपसे कह रहा है वो ये कह रहा है कि फोकल लेंथ जो ऑब्जेक्टिव और आईपीस, आखिरकार ये आया किस टॉपिक से है। तो आप सबको पता है कि दिख ही रहा है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप वाले चैप्टर से आपको क्वेश्चन देता है सीबीएसई। और यकीन मानिए, कंपाउंड एस्ट्रोनॉमिकल जो टेलीस्कोप है आपका और टेलीस्कोप से सिंपल माइक्रोस्कोप, किसी से भी क्वेश्चन देता है। ज़्यादातर कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप से क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो इनके जितने भी आपके पास फॉर्मूले हैं उन सबको अच्छी तरह से पढ़ के जाइएगा, इससे एक न्यूमेरिकल ज़रूर बनता है। तो मेरे हिसाब से फॉर्मूले आप और इनके न्यूमेरिकल करके जाइएगा प्रैक्टिस। तो हम इस पे फोकस करते हैं कि आखिरकार सीबीएसई ने पूछा क्या था। ये इसने पूछा था कि फोकल लेंथ जो ऑब्जेक्टिव का है और जो आईपीस का है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, वो 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। तो जो रिस्पेक्टिवली का मतलब है ऑब्जेक्टिव वाले ने कि एफओ जो दिया हुआ है वो 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है और जो एफई दिया हुआ है यानी कि आईपीस का जो फोकल लेंथ है वो 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अगर ट्यूब लेंथ जो दी हुई है माइक्रोस्कोप की वो 10 सेंटीमीटर यानी कि जो लेंथ है वो अगर कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर की है, तो आपको मैग्नीफिकेशन जो है उसको बताना है कि मैग्नीफिकेशन रिलैक्स्ड आई के लिए। देखिए, दो फॉर्मूले होते हैं, रिलैक्स्ड आई के लिए पूछ रहा है। और आपको मैं एक मज़ेदार बात ये बताऊं कि आपकी एनसीईआरटी के अंदर रिलैक्स्ड आई वाला ही दिया हुआ है। तो आप ये फॉर्मूला ज़रूर रट के जाइएगा। रिलैक्स्ड आई बोले चाहे बोल दे कि इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है, दोनों के लिए सेम फॉर्मूला है। देखिए, ये मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला है, मैं आपको दिखाऊंगी। आंसर बहुत सिंपल है, 2 मिनट में आ जाएगा। बस समझ लीजिए कि क्या आपको प्रिपेयर करके जाना है। देखिए, ये आपकी एनसीईआरटी बुक का ही है। तो मैग्नीफाइंग पावर सिंपल माइक्रोस्कोप का तो सबको पता है, मैग्नीफिकेशन M = 1+D/F होता है, जहाँ पे एक ही फोकल लेंथ होती है क्योंकि एक ही लेंस का इस्तेमाल होता है। सिंपल की बात है ये। ठीक है, तो D हमेशा 25 सेंटीमीटर ही लिया जाता है चाहे जिस भी केस में। तो D गिवन होता है और एक फोकल लेंथ ही होती है। तो सिंपल का क्यों पूछेगा आपसे। ठीक है, पूछेगा तो भैया आपसे कहाँ आकर, सीधे जाके कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए जो फॉर्मूला है, देखिए, एक जो नॉर्मल फार्मूला है M = जो होता है मैग्नीफिकेशन, यहाँ दो लेंस इस्तेमाल होते हैं, मैग्नीफिकेशन ऑफ द आई पीस और इनटू मैग्नीफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव पीस। क्योंकि दो लेंस होते हैं, एक आई पीस होता है और एक क्या होता है आपके पास ऑब्जेक्टिव वाला होता है। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो होता है, तो कभी कभी अलग अलग भी सवाल पूछ लेता है कि मैग्नीफिकेशन ऑफ द आई पीस बता दीजिए। तो आई पीस वाला जो फॉर्मूला होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, जो ME होता है वो 1+D/FE होता है। और यहीं पर अगर रिलैक्स डाई के लिए कर दे तो यही मैग्नीफिकेशन ME जो है वो बस D/1 प्लस हट जाता है। यही मैग्नीफिकेशन जो है ME = D/FE होता है। तो रिलैक्स डाई के लिए अगर बोले तो सिर्फ ME जो होता है D/FE होता है। ठीक, और MO जो होता है वो L/FO होता है। MO, तो ये जो फॉर्मूला है मेन ये है मैग्नीफिकेशन का। रिलैक्स डाई के लिए अगर लेंथ ऑफ द ट्यूब दिया हुआ है और आपको देखो ऑब्जेक्टिव पीस दिया हुआ है, D 25 सेंटीमीटर हम सबको पता है, और FE क्या होता है, आई पीस होता है। तो ये फॉर्मूला अच्छी तरीके से आप देख लें तो ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और उम्मीद है कि आपके स्कूल या कोचिंग में आपको पढ़ाया भी गया होगा, और अगर नहीं भी पढ़ाया तो मैंने आपको अच्छी तरह बता दिया कि मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ द ट्यूब, फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव की, आई पीस को D25 जैसे ही धरेंगे रिलैक्स डाई के लिए आपको मैग्नीफिकेशन जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं। इसने यही क्वेश्चन पूछा है कि मैग्नीफिकेशन क्या है, द मैग्नीफिकेशन ऑब्टेन बाय माइक्रोस्कोप व्यूइंग रिलैक्स्ड आई के लिए। तो यहाँ देखिए सब कुछ रख दिया है हमने। M = माइनस का सिर्फ और सिर्फ जो है मैग्नीफिकेशन, साइन से ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है, आपको मैग्नीट्यूड निकालना है। तो L/FO D/FE, FO 1 FE 1 L 10 और ये 25। देखिए
इस जगह पर जैसे 10 हम 25/2 रखेंगे, 2 को 25 से डिवाइड करेंगे 12.5 होगा, और जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 125, और यही आपका आंसर है। यानी कि आपका आंसर क्या आ जाता है, 125 मैग्नीफिकेशन आ जाता है, और यही बिल्कुल सही आंसर है। उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी, और ये फॉर्मूला अच्छी तरह कर लीजिए, नेक्स्ट टाइम आएगा तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट आता है द वेरिएशन ऑफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल, जो वी नॉट है विद द फ्रीक्वेंसी इन न्यू है, ठीक है, न्यू वाला साइन है, इसमें वी जैसा दिखता है, ठीक है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल ये आया गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चैप्टर से, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चैप्टर को भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। इंसिडेंट रेडिएशन 4 मेटल के लिए दिया, ए बी सी डी एज शोन इन द फिगर। अब फिगर के हिसाब से फ्रीक्वेंसी अगर सेम है इंसिडेंट रेडिएशन की और फोटो इलेक्ट्रॉन को निकालने की ऑल मेटल की, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम किस मेटल के लिए होगी, ठीक है। क्लूलेस बिल्कुल भी हो तो भी मैं यहाँ पर आपके लिए आसान कर दूंगी चीज़ें, ठीक है। तो आपको बस बहुत क्या हो सकता है, धैर्य बना के रखना है कि कैसे चलेगा। आप सब जानते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए आप सबने ये ग्राफ जरूर पढ़ा होगा, ठीक है, अच्छी तरीके से पढ़ा होगा। नहीं भी पढ़ा होगा तो मैं आपको बता दूं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वही है कि एक मेटल प्लेट होती है जिसपे एक इलेक्ट्रॉन फोटोन किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट की गिरती है, और यहाँ से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू होते हैं। यानी कि ये अपनी पूरी एनर्जी क्या करता है, इस मेटल प्लेट के किसी एक एटम को देता है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालता है, और उस इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी जो देता है वो 2 भागों में टूटती है, ये आप सबको पता होगा। तो आइंस्टीन के अकॉर्डिंग एच न्यू जो एनर्जी वो प्रोवाइड कराता है वो फोटोन ये एच न्यू एनर्जी का आता है, और ये पूरी की पूरी एनर्जी जो है अपनी यहाँ दे देता है। तो उसको एक चीज़ लगती है वर्क फंक्शन, यानी कि उसको निकालने के लिए मेटल को एक एनर्जी चाहिए, और रिमेनिंग वो काइनेटिक एनर्जी में प्रोवाइड करा देता है, यानी कि उसके बाद रफ्तार से भागता है, ठीक है। इन दो में ये तोड़ता है, यानी कि एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए एक फोटोन को वहाँ से एमिट होने के लिए, और जैसे ही एमिट होगा उसके बाद जो रिमेनिंग एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में मिल जाएगी। तो हर एक जो इलेक्ट्रॉन है उसको तो उतनी ही एच न्यू नॉट चाहिए, अगर आपको याद आ गया हो, क्योंकि देखिए पूरा एक्सप्लेन करने का मेरे पास भी इतना समय नहीं होगा इसमें, तो अगर याद आ गया हो तो आप जो है आ जाइए, ये उसी पर जुड़ा हुआ है। तो आखिरकार मैक्सिमम एनर्जी किसकी रहेगी, तो ये ग्राफ बहुत गौर से देखिए इस ग्राफ को और इस ग्राफ को बहुत गौर से अगर आप देखें तो देखिए सबका स्लोप एक है, ठीक है। और इस फॉर्मूले पर आ जाए, मैक्सिमम कैसे निकालें, ये फॉर्मूला निकल के आता है, ये मैक्सिमम स्टॉपिंग पोटेंशियल जिसका सबसे ज़्यादा होगा उसी की काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। दोबारा सुनिएगा, जिसका स्टॉपिंग पोटेंशियल यानी उसको रोकने के लिए हम लोग मैक्सिमम एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए मैक्सिमम पोटेंशियल लगाते हैं कि यहाँ पर रुक जाए मैक्सिमम वाला भी, तो जिसके पास जितना मैक्सिमम पोटेंशियल लगाएंगे उतना मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन उसके पास होगा, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला होता है h/e न्यू माइनस h/e न्यू नॉट। तो h/e तो देखिए स्लोप होता है, जो आपको दिख रहा है h/e जो है ये स्लोप होता है, ठीक है। अगर आप बहुत गौर दें तो सबका h/e सेम है, ठीक है, h/e सबका क्या है, सेम है। अगर आप सबको एक ही जगह पर b और c d सब एक जगह कॉन्सेंट्रेट करते, देखिए यहाँ से जो एंगल बनाता है उसको स्लोप कहते हैं, है ना। तो ये सब लोग जो है वो एक ही टाइप का एंगल बना रहे, तो थीटा में कोई परिवर्तन नहीं है, यानी कि h/e में कोई परिवर्तन नहीं है। सारा परिवर्तन कहाँ है कि इस न्यू में से, यानी अगर h/e को कुछ अमाउंट दे दे, मान लीजिए आपको मैथमेटिकली अगर मुझे समझाना हो तो h/e को हम 2 कह देते हैं कि सबके लिए जो h/e है वो 2 ही है, हर मेटल ए बी सी डी के लिए, ठीक। तो न्यू जो है उन्होंने कहा है आने वाली फ्रीक्वेंसी भी सेम है। देखिए क्वेश्चन में इसने कहा कि जो फ्रीक्वेंसी है आने वाले की, द फ्रीक्वेंसी जो है इंसिडेंट रेडिएशन की 4 मेटल की सेम फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, सेम फ्रीक्वेंसी से आ रहे हैं, तो न्यू भी सबके लिए सेम है, यानी कि ये क्वांटिटी पूरी की पूरी क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती है। न्यू को हम अगेन 3 ले लेते हैं, ठीक है, 3 हर्ट्ज ले लेते हैं। तो अब देखिए इसी फॉर्मूले में वी नॉट इक्वल टू की बात करें तो 3 × 2 माइनस यहाँ पर बात करें तो ये अपने पास 2 है, और इनटू न्यू नॉट डिसाइड करेगा, ये न्यू नॉट डिसाइड करेगा कि आखिरकार वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। अब ये न्यू नॉट कहाँ से मिलता है, तो 3 2 यानी कि पूरे वी नॉट में हमें क्या करना है, 6 वो क्वांटिटी होगी, वी नॉट में 6 वो क्वांटिटी होगी जिसमें हम माइनस करें ये क्वांटिटी, यानी कि जिसका न्यू नॉट कम होगा, ठीक है। 1 मिनट रुकिए, अब मैं दोबारा से यहाँ लिख रही हूँ। तो हम लोगों ने क्या किया है कि वी नॉट इक्वल टू जो है वो 6 माइनस, अब हमारे पास है 2 × जो भी न्यू नॉट होगा, ठीक है। अब न्यू नॉट की वैल्यू जिसकी जितनी कम होगी वो 6 में से उतना ही, यानी कि न्यू नॉट जितना कम उतना 6 में से कम माइनस होगा तो वैल्यू उतनी ही बड़ी होगी, है ना। अगर सपोज करिए कि न्यू नॉट जो न्यू नॉट है हमारी वैल्यू वो अगर 3 है ए के लिए, बी के लिए अगर बोल रहे हैं कि 4 है, ठीक है, और बाकी अभी बी और उसके लिए रखते हैं, तो अपने पास जो वैल्यू हो जाएगी 6 में से अगर आप 2 3 जा 6 माइनस करेंगे वी नॉट 0 हो जाएगा, और बाकियों के लिए तो देखिए माइनस में चली जाएगी अगर आप इंक्रीजिंग की बात करें, ठीक है।
अच्छा, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी हो गए हो तो मैं आपको बता दूं, जिसका न्यू नॉट मोटा मोटा यहाँ आती है, न्यू नॉट ये होता है जहाँ पर आके ये कट करेगा, जहाँ पर आके ये कट करेगा, ये न्यू नॉट की वैल्यू है। तो जिसकी जितनी ज़्यादा न्यू नॉट होगा, जितना ज़्यादा न्यू नॉट होगा उतनी वी नॉट की वैल्यू को वो कम करेगा, यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल कम होगा। और हमें चाहिए कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला, तो हमें देखना है कि जिसका न्यू नॉट कम होगा, जिसका न्यू नॉट कम होगा उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल सबसे ज़्यादा हो, क्योंकि उतना ही कम अमाउंट को माइनस करेगा और वी नॉट हमें ज़्यादा क्वांटिटी में मिलेगा। ठीक है, तो हमें यही देखना है। तो अब आइए इस वाले ग्राफ को, अब देखिए इस वाले ग्राफ को अगर हम एक्सटेंड करें तो ए यहीं पर कट कर देगा न्यू नॉट को, और बी जब एक्सटेंड करते हुए आप लेके जाओगे, बी को एक्सटेंड करते हुए, तो ये यहाँ न्यू नॉट ज़्यादा दे रहा है, ये और ज़्यादा देगा और डी से ज़्यादा नीचे देगा, यानी कि ए के लिए जो है वो न्यू नॉट की वैल्यू सबसे कम है, यानी कि सबसे कम अमाउंट माइनस करके वी नॉट को मैक्सिमम अमाउंट देगा, यानी वी नॉट की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम इस वाले केस के लिए होगी, यानी कि ए जो होगा वही सबसे ज़्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल दे रहा है, इसलिए सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी भी यही होगी। कहाँ से पता चला? इस वाले फॉर्मूले से पता चला। यानी कि अगर आपको पूरा मोटा मोटा कुछ भी ना समझ में आए तो आप ये ध्यान रखिएगा, जिसका न्यू नॉट आपको कम दिखे, मोटा मोटा यही जान लीजिए, जिसका न्यू नॉट आपको कम दिखे उसका वी नॉट ज़्यादा होगा और उसी का काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी। क्वेश्चन में नेक्स्ट टाइम आता है तो आप यही करके आएंगे। ठीक है, जिसका न्यू नॉट कम दिख रहा है, कट जितना कम कर रहा है उतना वी नॉट ज़्यादा, यानी कि उतनी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है डिमांड में। यही उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन, नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन पे। ये देखिए, इससे आसान क्वेश्चन तो कोई है नहीं कि द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज दिस, द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज। ठीक है, तो ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ग्राउंड स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन एटम में इतनी दी हुई है, और हमसे पूछ रहा है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की पहले एक्साइटेड स्टेट में क्या होगी। ठीक, तो अब बहुत गौर से सुनिएगा, जो ई एन इक्वल टू आप सबने हाइड्रोजन एटम वाले चैप्टर से आया है, जो आप सबने ई एन इक्वल टू पढ़ा है वो ये पढ़ा है -13.6 एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट हाइड्रोजन के केस में, क्योंकि जेड स्क्वायर होता है, जेड वैल्यू हाइड्रोजन के केस में 1 होती है। ई एन ये तो होता है, इसमें एन इक्वल टू देखिए, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या, ग्राउंड स्टेट से दूसरे वाले ऑर्बिट में नहीं, एन इक्वल टू 2 में गया होगा फर्स्ट, यही तो होगा इसका मतलब, है ना। एन इक्वल टू किस पे गया होगा, 2 पे गया होगा। तो हमसे पूछ रहा है कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में इसकी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। अब देखिए, जो मैं बताने जा रही हूँ बस इतना अगर आपने ध्यान रखा हुआ है तो आपके लिए बहुत सही बात रहेगी। ठीक है, चलिए मैं यही बता देती हूँ आपको। आपको क्या ध्यान रखना है कि जब भी आपसे ऐसा सवाल आए तो आपको ध्यान रखना है, जो टोटल एनर्जी होती है, जब भी टोटल एनर्जी किसी भी इलेक्ट्रॉन की दी होती है तो उसकी जो टोटल एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है, बस टोटल एनर्जी आपको निगेटिव में दी होगी। जब भी हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम से सवाल आएगा तो मान लीजिए टोटल एनर्जी आपको दी हुई है -3.4, जो कि हम लोग बताएंगे भी क्यों है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो जो आपकी काइनेटिक एनर्जी होगी वो प्लस में वही चीज़ होगी। ठीक है, प्लस में क्या होगी, वही चीज़ हमेशा होती है। ठीक है, जो टोटल एनर्जी होती है बस वही चीज़ काइनेटिक एनर्जी प्लस में होती है, ये पॉइंट है। ठीक है, पॉइंट। और आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो माइनस में ही आपको मिलेगी 2 टाइम टोटल एनर्जी के, माइनस में ही आपको क्या मिलेगी, 2 टाइम टोटल एनर्जी के। ठीक है, अब आ जाते हैं कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो आप देखिए ये याद कर लीजिए, -13 पॉइंट इस वाले फॉर्मूले से भी अगर आप लगाएंगे -13.6 एन स्क्वायर वाले से, एन की वैल्यू 1 2 3 रखेंगे तो यही सब आएगी। पहली वाली ग्राउंड स्टेट में इसकी वैल्यू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, दूसरे वाले ऑर्बिट में जाती है, यानी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में अगर है तो उसके पास एनर्जी जो होती है, सॉरी ये एनर्जी है। ठीक है, जो एनर्जी होती है वो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, ये आप याद कर लीजिए। और अगर सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का पूछेगा तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में ये जब जाती है तो इसकी एनर्जी हो जाती है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड सो ऑन होती है। तो ये 2 3 तो याद ही कर लीजिए। ठीक है, तो अगर पूछा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट तो एनर्जी जो होती है टोटल एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी अगर हमारे पास आ गई है तो टोटल एनर्जी क्या आ गई है, टोटल एनर्जी हमको पता चल गई है कि अभी मैंने खुद बताई है कि टोटल एनर्जी इसकी कितनी है, टोटल एनर्जी इसकी कितनी है, टोटल एनर्जी इसकी है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, तो हमारे पास टोटल एनर्जी अगर ये है तो पोटेंशियल एनर्जी मैंने कही कि पोटेंशियल एनर्जी जो भी होगी टोटल एनर्जी की वो माइनस के साथ ही होती है, बस 2 टाइम लग जाती है। 2 टाइम क्या हो जाएगी, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जब आप करोगे तो आपको मिल जाएगा -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और जो काइनेटिक एनर्जी उसमें तो कुछ करना ही नहीं है, बस माइनस हटा देना है और आपको टोटल एनर्जी मिल जाती है जो कि होती है 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक जगह लिख लो यही बात को, और जब भी ये क्वेश्चन आता है तो इसमें तो आपको फटाफट से करके
आ जाना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि पहले काइनेटिक बोली तो काइनेटिक में बस माइनस हटा देना है, तो प्लस का 3.4 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है, ये वाला, और माइनस का 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका आंसर होगा। उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी, ठीक है। बाकी के क्वेश्चंस हम लोग अगली वीडियो में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।